हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट 10th में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के बोर्ड एग्जाम में बैठना चाहते हैं 2027 में, वैसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड 2027 में बैठना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा अंक लाना चाहते हैं, तो हमारे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा और हमारे इस क्लास को बिल्कुल भी कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं गणित, जो कि हमारा क्या है, सेट 3 है। क्या है? सेट 3। और सेट 2 हम लोगों ने कल देखा था और आज बारी है सेट 3 का। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में हमारा क्या है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डेली पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेट 1 2 हो चुका है और हम सेट 3 आज जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग डेली रिकॉर्डेड क्लास सुबह सुबह जो है मैथ का करते हैं और शाम के टाइम में जो है सोशल साइंस का हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और साइंस का क्वेश्चन हम लोग जो है 9 सेट तक पहले कर चुके हैं। तो जितने भी नए बच्चे आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए, तो आप हमारे चैनल पर जाकर पिछले का सारा क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग शुरू से समझिएगा और बेसिक से समझिएगा तो बहुत ही मजा आएगा क्लास करने में, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए अपने क्लास की ओर और देखते हैं हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसा है, ठीक है ना। और मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि अगर वैसे बच्चे जो है बिहार बोर्ड 2027 में अच्छे से अच्छा अंक लाना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, तो वो मतलब जो उन लोगों के लिए जो है वो मैं जो है वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है ना, और क्लास लेकर आया हूँ इस प्रकार से, क्योंकि एग्जामों में जो है जिस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कहता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर 3 पाई आर स्क्वायर, या फिर 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिएगा कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे हमारा पिछला क्लास किए हैं, तो मैं उन सभी बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अर्धगोले का संपूर्ण, एक बार फिर से आप लोग मतलब कि सवाल को सुन लीजिएगा कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। और वैसे बच्चे जो हमारा पिछला क्लास करके आए हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी पता होगा कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो चलते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? तो वृत्त इस प्रकार से, यानी कि आप एक सर्कल बना देंगे, यानी कि गोल बना देंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त की जो परिधि होती है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। एक सेकेंड दोस्तों, 2 पाई आर होता है, ठीक है ना। और 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर हमें परिधि ही दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ना 44 इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से अगर हम लोग यहाँ पर कटा देना चाहते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में, ठीक है। और 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, हम थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, ठीक है ना। तो 22 इक्वल टू, और पाई का मान क्या हो जाएगा हमारा, 22/7 गुने आर, ठीक है ना। तो इधर से इधर भागा में जो है वो गुना में चल जाएगा और जो गुना में है वो भाग में चल जाएगा, यानी कि 22 हम कटा सकते हैं, ठीक है ना, कटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बच गया। क्या बच गया? 1। और 1 से 7 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7, यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 7, ऑप्शन बी। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोगों को, तो मैं एक सेकेंड दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। हम लोग क्लास को थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है ना, अब थोड़ा बनाने में मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को दिया गया है वृत्त की परिधि दिया गया है, और वृत्त की जो परिधि दिया गया है 22 मीटर दिया गया है। कितना मीटर दिया गया है, सॉरी 22 मीटर नहीं, 44 अरे यार, परिधि जो दिया गया है, वो जो परिधि तो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 44 मीटर। कितने मीटर दिया गया है, 44 मीटर दिया गया है। और याद रखिएगा हमेशा आप लोग कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो होती है, क्या होती है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर। और बराबर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, 44 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर मान रखना चाहेंगे तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 और गुने में क्या हो जाएगा आर, ठीक है ना। और बराबर में क्या हो जाएगा 44। हम लोग इसे कटा भी सकते हैं ऊपर ऊपर, ठीक है ना।
तो बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है ना। तो दुक्का 2 से कितना बार में 22 बार में कट जाएगा, और 22 और 22 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो भाग में 7 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। इस प्रकार से आप लोग जो है बना सकते हैं। लॉन्ग मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। जितने बच्चे नोट करना चाहते हैं वो नोट जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। और परिधि की अगर हम लोग बात करेंगे तो परिधि जो हम लोग जब वृत्त वृत्त जो बनाते हैं ना, ये जो सर्कल आप लोगों को दिख रहा है, यही सर्कल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो परिधि। वृत्त की क्या कहते हैं, परिधि। और क्षेत्रफल का अगर बात पूछी जाए तो क्षेत्रफल का, जैसे हम एक वृत्त यहाँ पर बनाते हैं, तो क्षेत्रफल का अगर बात पूछी जाए तो इसके बीच वाले सारे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और इसके बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम लोग केंद्र कहते हैं, और केंद्र से हम लोग परिधि से एक लाइन खींचेंगे तो उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो वृत्त में इतनी बात जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोग अगर चाहते हैं तो ये जो क्वेश्चन हमने बताया इसको आप लोग नोट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी डाउट आप लोगों के मन में आ रहा है तो वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो है जितने बच्चे कमेंट करेंगे मैं सबका जो है आंसर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर नहीं दे पाया, अगर कमेंट बॉक्स में अगर रिप्लाई देकर नहीं दे पाया तो मैं उसके सवाल को जो है अगले क्लास में लेकर आऊंगा, ठीक है ना। अगले क्लास में लेकर आऊंगा तो वहां पे आप लोगों को समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी होगी। हम लोगों ने आप लोगों को जो है एक दूरी फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र बताया था, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र बताया था, तो इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग जो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को थोड़ा क्लास को जूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जूम करते हैं तो हमारा क्या है, हमारे यहाँ पर सवाल दिया गया है इनके और इनके बीच की दूरी। तो हम लोगों ने पहले बता के रखा है कि इसको x1 मानते हैं और इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं और इसको y2 मानते हैं। और दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थोड़ा हम लोग ऊपर करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग मान बैठाना चाहेंगे तो x2 क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस में क्या हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और फिर प्लस है, स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाना है, प्लस है तो प्लस देना है। उसके बाद y2 माइनस y1 तो y2 क्या है हमारा 1 है, माइनस y1 कितना है तो 3 है, का क्या करना है हमको होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 में अगर 3 घटाना चाहेंगे तो क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, और इसका भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और -2 का भी याद रखिएगा, -2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा हमारा √8। अगर √8 को अगर हम लोग बाहर निकालना चाहेंगे तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग जो है दूरी को जो है यहाँ पर इकाई में लिखते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ से लेकर इधर उतार लीजिएगा और यहाँ ये लाइन उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या है तो 2 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट में, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा कि y अक्ष से दूरी जो कहलाता है वो x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, x निर्देशांक। अगर x अक्ष से दूरी आप लोगों से पूछी जाए तो x अक्ष से दूरी तो याद रखिएगा कि y निर्देशांक होता है। क्या होता है, x अक्ष से दूरी क्या होता है तो y निर्देशांक होता है। ये दोनों भी आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात हम लोगों को दिया गया है। भुजा का जो अनुपात दिया गया है 4:9
के अनुपात में है, इन इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये पिछले जितने भी बच्चे हमारे जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो पिछले क्लास को हमारे देख कर आए हैं, तो वे बच्चे तुरंत बता देंगे कि इसका जो है आंसर क्या होने वाला है। तो जितने भी बच्चे नए आए हैं तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ, याद रखिएगा कि जब अगर हम लोगों को भुजा का अनुपात दिया रहे तो हम लोगों को अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 81, यानी कि 81 हो जाएगा। यानी कि 16 अनुपात 81 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोगों को क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और भुजा का अनुपात पूछ ले तो याद रखिएगा कि इसको रूट के अंदर में लिख देना है, ठीक है ना। तो रूट के अंदर में लिख के रूट से बाहर निकाल देना है। जैसे 4 का बाहर क्या निकल जाएगा, 2, और 9 का बाहर क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लासों में भी लिखाया था आप लोगों को कि अगर डी का मान अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक एवं समान होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान। और डी का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक एवं असमान, ठीक है। और मूल अगर यानी कि डी का मान, यानी कि हम लोग जो वो विवेचक पूछा है ना यहाँ पर, तो विवेचक जो पूछा है ना, तो याद रखिएगा कि विवेचक जो है, विवेचक को हम लोग शॉर्ट में डी कहते हैं। और पिछले क्लास में जब हमें पढ़ा था वहां पे विविक्तर लिखा हुआ था। याद रखिएगा कि विवेचक और विविक्तर जो है एक ही होता है। क्या होता है, ठीक है ना। और उसे हम लोग शॉर्ट में डी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बताना हम लोग इस क्लास में भूल गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए, क्या आ जाए, 0 से छोटा क्या आ सकता है, माइनस में आ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि विवेचक यानी कि विवेचक या फिर विविक्तर या फिर डी का मान अगर 0 से छोटा आ जाए तो याद रखिएगा कि मूल अवास्तविक हो जाता है। और हमें यहाँ क्या पूछा है, तो ये वाला पूछा है, यानी कि डी का मान जो है, यानी कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर क्या होगा, तो वास्तविक एवं असमान होगा। यानी कि वास्तविक एवं असमान का मतलब है भिन्न भी तो बोल सकते हैं ना, वास्तविक एवं असमान या फिर वास्तविक एवं भिन्न। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात जितने भी बच्चे पिछले क्लास नहीं किए हैं तो ये बात जो है आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पीछे मतलब जो क्लास को पीछे करके थोड़ा जहाँ पे मैंने बताया है तो वहां पर जाकर जरूर सुनकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर होगा या फिर बराबर है। हमने फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोगों को 3 फॉर्मूला लिखाया था त्रिकोणोमेट्रिक से, ठीक है ना। पहला लिखा था साइन स्क्वायर प्लस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और जो होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास ज्यादा जगह नहीं है तो हम लोग लिख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सुनकर जो है जरूर लिख लीजिएगा। अगर एक बार में ही सुना जाए तो अगर आप लोग जो है पीछे कर लीजिएगा वीडियो को और फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोगों से पूछा है 9 सेक स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। तो आप लोग याद रखिएगा कि दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, 9 कॉमन दिख रहा है ना। तो 9 अगर हम लोग कॉमन निकालना चाहेंगे तो क्या बच सेक स्क्वायर ए और फिर माइनस में क्या बच जाएगा, 10 स्क्वायर ए बच जाएगा। तो बताओ कि हम लोगों ने बताया था कि सेक स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि 9 गुने क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9 गुना 1 तो 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और ये इसमें जो है आप लोग VVI जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि ये एग्जामों में जो है कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही मतलब जो है कि रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। कहता है कि √2 है एक, क्या है, √2 है क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा कि √2 हमने बताया था कि √2 यानी कि जिसका बाहर रूट के अंदर में रहे और जिसका बाहर ना निकले रूट अंडर से, तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, रूट क्या होता है, अपरिमेय संख्या। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रूट अंडर में 25 कौन सी संख्या है।
परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, जो हम लोग क्लास करते जा रहे हैं। तो ठीक है, जितने भी आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है, तो सवाल पूछा जा रहा है तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। जितने भी हम लोग सवाल पूछे अभी पिछले मतलब जो है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछे थे हम लोग आपसे कि मतलब जो है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि हम वैसे सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं जो कि पिछले क्लास में बताए हुए रहते हैं। तो आप लोग जो है जिसको भी आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग जो है पिछले मतलब जितने भी बच्चे नए हैं इस क्लास में, तो वो जाकर पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ आकर जरूर बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती है, यानी कि दो परिमेय संख्या जैसे हम लोग ले लेते हैं 3 और 4 या फिर 1 और 2 या फिर 2 और 3, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके बीच में जो है दो परिमेय संख्या के जो बीच में है वो कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसके बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती है। आप बोले कैसे, तो याद रखिएगा कि हम लोग जो है 3 और 4 के जैसे बीच में लिखेंगे तो 3 और 4 के बीच में क्या लिख सकते हैं 3.01, क्या लिखेंगे 3.01 या फिर 3.001, ये सब भी तो क्या परिमेय संख्या ही है ना। हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं 3.0001, 3.0001, 3.0002 या फिर 3.005, 4, 6, 7, 8, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये अनंत होता है, कितनी संख्या होती है, तो अनंत संख्याएं होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। हमेशा याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का व्यंजक जो होता है उसके घात में 1 होता है। रैखिक बहुपद का व्यंजक का क्या होता है, उसके घात में कितना होता है, तो 1 होता है। और द्विघात अगर पूछ लिया आप लोगों से, द्विघात बहुपद का जो मतलब देखिए द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो याद रखिएगा कि 2 होता है। कितना होता है, 2। और त्रिघात का अगर पूछ ले तो त्रिघात का याद रखिएगा कि उसमें पावर में कितना रहता है, तो 3, यानी कि घात में कितना होता है, तो 3। हम लोगों से यहाँ रैखिक पूछा है तो पावर में क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2x माइनस में क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 2x माइनस में 5, 3x माइनस 5 या फिर 4x माइनस 7, 8, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें पावर में यानी कि चर में जो पावर क्या होना चाहिए, चर जैसे यहाँ पर हमारा चर है x, तो x पे पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है x पे पावर 2 है, तो ये नहीं हो सकता है। और यहाँ x पे पावर अधिकतम पावर कितना है 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो जो पावर 1 रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि आंकड़े 1,0,5 का माध्य है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही बताया था आप लोगों को माध्य निकालने के लिए, यहाँ भी पूछा गया है माध्य निकालने के लिए। करना कुछ नहीं होता है, बस क्या करना है, सारे संख्या को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और बट्टे में जितनी भी संख्या है उससे भागा लगा देना है। यानी 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ के उस 3 संख्या से 3 से भागा लगाना है, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 105 कितना हो जाएगा 6/3। इसको अगर हम लोग कटा देंगे तो कितना 2 बार में कट जाएगा। तो माध्य हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, यानी कि एक जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता अगर पूछ ली जाए, अनिश्चित प्रायिकता, तो हमेशा याद रखिएगा कि अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है, 0 से 1 के बीच होता है। क्या होता है, 0 से और 1 के बीच होता है, ना तो 0 से छोटा होता है और ना ही 1 से बड़ा होता है, ठीक है। प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 0 से लेके 1 के बीच होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। कहता है कि सेक स्क्वायर ए -1 का मान है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी तुरंत कि सेक स्क्वायर ए और फिर माइनस में
टेन स्क्वायर ए, क्या पढ़ा, सेक स्क्वायर ए और माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ा, तो 1 पढ़ा, क्या पढ़ा, बराबर में 1 पढ़ा। तो ठीक उसी प्रकार याद रखिएगा कि अगर हम लोग 10 को बराबर के उस पार भेज दें और 1 को बराबर के इस पार ला लें तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए और फिर माइनस में 1 उधर प्लस में है तो इधर माइनस में 1 आ सकता है ना, और फिर बराबर में 10 इधर माइनस में है तो उधर प्लस में जा सकता है ना, यानी कि 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि बराबर में क्या हो गया हमारा 10 स्क्वायर ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो सकता है, 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से भी आप लोगों के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी कहाँ है हमारा, 10 स्क्वायर ए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है वो जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक जो वो 6 से ही बने होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक से 6 ही होते हैं और उसी में घुमा फिरा के इतने सारे फॉर्मूला है, उसी में से लगभग जो है 40 नंबर का जो है क्वेश्चन एग्जामों में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप लोग पढ़िएगा अच्छे से ट्रिगोनोमेट्रिक तो आप लोगों को जो है वहां से बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और 6 ही चीजों में उतने सारा फॉर्मूला बनते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से मैं सबसे लेकर कहता हूँ कि 40 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक से। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन थीटा क्यों, साइन 30 डिग्री का मान पूछा है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो याद रखिएगा कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। मैंने पिछले ही क्लासों में बताया था कि आप लोग जो है डिग्री चार्ट जो है बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिग्री चार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो 1/2 कहाँ है हमारा ऑप्शन, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन सी हमारा क्या है, हमारा 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि किसी भी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, यानी कि ये तो हमारा सेट 3 चल रहा है ना, तो सेट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वृत्त पर, यानी कि वृत्त होता है इस प्रकार से जो, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं जो है खींची जा सकती है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। ठीक है ना, तो वृत्त पर एक बिंदु से टच करके जो एक रेखा खींची जाती है उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो एक बिंदु पर जो है याद रखिएगा कि एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु पर जैसे हम लोग मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा खींचा है, तो ये एक बिंदु पर खींचा गया है। ठीक है ना, तो एक बिंदु पर केवल एक ही रेखाएं खींची जा सकती है, और सिर्फ बोले कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो याद रखिएगा कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में या फिर 1 सेट में पढ़ा था। ठीक है, और आज पूछा है कि वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक बिंदु पर जो है केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, तो बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 कि द्विघात समीकरण x² + 2x + 3 के मूलों का योग क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा कि मूलों का योग निकालने के लिए हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का। और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा का उपयोग करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का यानी कि मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। तो हम लोगों से यहाँ पूछा है, क्या पूछा है, तो मतलब जो है कि शून्यकों का योग यानी कि मूलों का योग पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा -b/a। तो -b/a यानी कि a b c हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। और हमने पिछले क्लासों में बताया था कि x² के जो गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब a का मान कहते हैं, और सिर्फ x के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, तो b का मान कहते हैं, और जो अचर मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, c का मान कहते हैं। क्या है वहां पर 5 है क्या, एक सेकंड हम लोग मिटा के देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 3 है ना, 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c का मान 3। तो हम लोगों से पूछा है -b यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b यानी कि -2 अब बटे में क्या हो जाएगा हमारा a, या a का मान कितना है 1। तो -2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। -2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा इन सभी चीजों को। ठीक है ना, तो
तो चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक है। हम लोगों ने बोला ना कि मतलब द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद चैप्टर नंबर 2 है जो गणित का, उससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना, 2 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में अभी तक नहीं पूछा गया, मतलब अध्याय 2 से कभी भी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए उसे पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से पूछा है कि x² माइनस 3 का जो शून्यक है वो क्या है होगा। तो हमने बताया था कि शून्यक निकालने के लिए हम लोग बराबर में जो है 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो x² बराबर के उस पर अगर हम -3 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3, और स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट बना देगा, यानी कि √3। और याद रखिएगा कि √3 अंडर रूट में जितने जो भी संख्या होते हैं एक बार प्लस में होते हैं और एक बार माइनस में होते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा राइट, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है सिंपल शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कहता है कि 2 3 क्या लिखा है, 2 3 0 2 2 2 2 3 और 6 है का बहुलक है, यानी कि इसमें क्या पूछा है हम लोगों को, तो बहुलक। हमेशा याद रखिएगा कि हमने पिछले क्लासों में बताया था कि बहुलक का मतलब होता है कि बहुत बार, यानी कि जो बहुत बार, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 2 जो है 3 बार आया और कोई सा संख्या 3 बार नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आए उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है ना। ये हर साल एग्जामों में पूछे जाते हैं, एक बहुपद पूछे जाते हैं, एक मतलब सॉरी बहुपद नहीं बहुलक पूछे जाते हैं, और क्या पूछे जाते हैं, माध्य पूछे जाते हैं और माध्यक पूछे जाते हैं। तीनों को जो है, तीनों से सवाल एक सवाल जो है आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और तीनों में से एक सवाल जो कि माध्यक निकालना होता है वो 2 नंबरों में पूछा जाता है, सॉरी माध्य नहीं, माध्य निकालने के लिए, क्या माध्य निकालने के लिए 2 नंबरों में पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछा जाता है माध्य निकालने के लिए। और बहुलक और माध्यक में क्या, बहुलक और माध्यक में जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आप लोगों से बहुलक पूछ दे या फिर माध्यक, दोनों में से एक पूछ देगा और कह देगा कि मतलब है कि इसको सोल्व करिए, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए 1 और 5 नंबर में पूछा जाता है इससे सवाल, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि बिंदुओं इतना को मिलाने वाली रेखाखंडों के मध्य बिंदु होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य बिंदु निकालने के लिए हमने आपको बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि मध्य बिंदु निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो x2 या फिर x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है ना। और x1 y1 तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, x1 y1 ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो x1 x2 क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस में 6 हो जाएगा बटे में 2 कोमा, और y1 y2 क्या हो जाएगा, तो 5 फिर प्लस में 5 बटे 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 बटे 2, और यहाँ कोमा देके ये भी दोनों को जोड़ने पर 10 बटे 2 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ कटाएंगे 5 बार में और इसको भी यहाँ से यहाँ कटाएंगे तो 5 बार में, यानी कि 5,5 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन में 5,5 राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा है, तो आप लोग जरूर बताइए, कहीं मैंने हाँ देखा तो सी में है ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 5,5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमने जितना भी आप लोगों को फॉर्मूला लिख के दे रहा है, तो आप लोग जो है नोट जरूर कर लीजिएगा। इसे लिखिएगा कि मतलब जो है कि मध्य बिंदु निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। आखिरी क्वेश्चन इतने बड़ा है, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग क्या लिखा गया है। तो कहता है कि वृत्ताकार पथ, क्या कहता है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से क्या करते हैं, दौड़ना। जैसे अगर हम लोग मान लिए कि वृत्ताकार पथ बोल रहा है, तो वृत्ताकार एक हम लोग ले लेते हैं, वृत्ताकार पथ ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग कि तीनों धावक जो है यहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, तीनों धावक जो है यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना। और एक ही समय से प्रारंभ मतलब दौड़ना क्या करते हैं, धावक जो है दौड़ना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः, यानी कि एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे
4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है, यानी कि एक को लगता है 2 घंटे लगते हैं और एक को लगते हैं 4 घंटे और एक को लगते हैं 8 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक चक्कर लगाने में, इस वृत्ताकार पथ का जो है चक्कर लगाने में एक व्यक्ति को जो है 2 घंटे लगते हैं और सॉरी हाँ, एक व्यक्ति को 2 घंटे लगते हैं और एक व्यक्ति को जो है सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, 3 घंटे होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3, 4 और 8 है, ठीक है ना। तो 3 है, 3 घंटे और एक को लगते हैं 4 घंटे और एक को क्या लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग वहां पर 2 लिख दे तो हमारा क्या हो सकता है? ऑप्शन गलत हो सकता है ना। तो 3 घंटे लिखा हुआ था वहां पर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में मिस किया गया वहां पर, ठीक है। तो 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे तो एक को लगते हैं 3, एक को लगते हैं 4, एक को लगते हैं 8। तो हमेशा याद रखिएगा कि तीनों का आप लोगों को एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? ये तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे 3, 4, 8 का अगर हम लोग एलसीएम निकालना चाहेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। फिर 2 से हम अगर खिला दें तो 2 ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4। इसको अब हम गुना कर दें तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 हो जाएगा। क्या गलती लग रहा है क्या? नहीं, 24 होना चाहिए ना। ओ, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। अगर हम लोग 2 से खिला रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो ऑप्शन कहाँ में हमारा? ऑप्शन डी में हमारा राइट आंसर, यानी कि 24 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, जितना भी दिया गया है ना, अगर 3 व्यक्ति दे दे या फिर 4 व्यक्ति दे दे या फिर 5 व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति दे दे तो सारा का हम लोग क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पुनः स्थान पर पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि पुनः स्थान पर वो तीनों कब मिलेंगे, यानी कि अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो तीनों का तो चाल तो अलग अलग होगा। तो इसी कारण से जो है एक 3 घंटे में ही चक्कर पूरा कर लेते हैं, एक 4 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं और एक 8 घंटे लगा देते हैं। तीनों का तो चाल अलग अलग होगा। इसीलिए जब वो कभी भी एक ही स्थान पर आएंगे, तीनों एक ही स्थान पर, तो वो 24 घंटे के बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? 24 घंटे के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा क्लास? तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ये क्या आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो मतलब जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा और कैसा कैसा हमारे जो क्वेश्चन जो लगाए थे कैसा कैसा था, ठीक है ना। अगर अभी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है क्वेश्चन कैसा है नहीं है, तो आप लोग जब सेंटअप एग्जाम में बैठिएगा, क्योंकि आप लोग तो अभी नए नए हैं ना, और त्रैमासिक एग्जाम तो देकर जरूर आएंगे होंगे आप लोग ना। अभी कुछ दिन पहले हुआ था त्रैमासिक एग्जाम, तो वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया होगा, तो आप लोग वहां पे खुद देखकर पता कर लिए होंगे कि हम लोग जो है जैसा भी क्वेश्चन ला रहे हैं तो वैसा क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। और अगर उसमें भी नहीं आप लोगों को पता चल रहा है तो आप लोग जो है अभी कुछ दिन के बाद जो है सेंटअप एग्जाम होने वाला है। कुछ दिन के बाद क्या होने वाला है? सेंटअप एग्जाम। तो वहां पर आप लोगों को पूरी तरीका से पता चल जाएगा कि हम लोग जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो किस प्रकार से ला रहे हैं और किस लेवल का जो है क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हमने भी एग्जाम दिया है और जो है अभी तभी से लेकर हमने मतलब जो कि पूरा 2011 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बैंक में आते हैं ना क्वेश्चन, तो हमने सारा का सारा क्वेश्चन बैंक देखा। और हमने 2022 में मैट्रिक एग्जाम दिया था। कब दिया था? 2022 में, ठीक है ना। तो 2022 में दिया था। तो अभी तक लेके हम लोग 2023 का भी पूरा क्वेश्चन बैंक देखा, 23 का, 24 का देखा और 22 में तो हमने खुद रहा था और 25 का भी देखा और 26 का भी सारा क्वेश्चन हमने देख चुका है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस जिस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं तो हम जो है आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर कैसे आप तैयारी करें या फिर कुछ भी करें। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस उठाना है मुंह और आ जाना यहाँ पर क्लास करने के लिए। आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव का गारंटी जो है मैं लेता हूँ। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए गारंटी जो है मैं लेता हूँ। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को हमारा जो है सारा क्लास को जो है एक तरफ से करते चलना है, ठीक है ना। जितने भी क्लास हमने अपलोड करता है तो आप लोग जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को हम तो रिकॉर्डेड क्लास डालते हैं ना, तो आप लोगों को अगर पता नहीं चले किस टाइम में अगर क्लास डालते हैं तो याद रखिएगा कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल वाला जो आइकन होता है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि मतलब जब भी हम वीडियो जो है अपलोड कर देंगे तो आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।